बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि इन्वायरमेंट क्या होती है, जिसमें हमने डिफाइन किया था एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस लाइक माउंटेन्स, एयर्स, एटमॉस्फेयर, सीज, रिवर्स, ये सारी चीजें जो भी हैं ये हमारे पास हमारा इन्वायरमेंट है। दूसरी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन की थी कि ऐसी डेवलपमेंट या फिर ऐसी प्रोडक्शन जो कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी एबिलिटीज की कास्ट पे ना हो, ऐसी जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये ऐसी डेवलपमेंट जो होती है जिससे जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी जो प्रोडक्शन की क्वालिटीज है या उन पे जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हमारी प्रोडक्शन की वजह से ना हो या कमतर हो, इस चीज को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम आज डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेट है उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। सबसे पहली है आपके सामने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमी से सब लोग खूबी वाकिफ हैं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए कितना मैटर रखती है। तो यहाँ पे देखें इकोनॉमिक कैपिटल इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में। दूसरी हमारे पास है सोशल सस्टेनेबिलिटी, और सोशल सस्टेनेबिलिटी में हमारे पास कौन है, ह्यूमन कैपिटल। और थर्ड वन है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और यहाँ पर जो थर्ड डायमेंशन है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद इकोलॉजिकल कैपिटल है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक कैपिटल। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज लिखा हुआ है डिसीजंस। अब देखें कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है गवर्नमेंट, कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए सबसे पहले डिसीजंस लिया जाता है। वो डिसीजंस जो है वो एक पर्सन भी ले सकता है और एक ग्रुप ऑफ पीपल भी एक डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजन लेने से मुराद ये है कि ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिनसे जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी एबिलिटीज मुतासिर ना हो, या जिसका जो फ्यूचर जनरेशन है उन पे भी कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। दूसरी चीज है लॉन्ग टर्म गोल्स, मीन्स के जो डिसीजंस लेने चाहिए वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं लेने चाहिए। मीन्स के जो भी डिसीजंस लेने चाहिए वो लॉन्ग टर्म गोल्स को मद्देनजर रखते हुए लेने चाहिए। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल्स दूं इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के हवाले से, तो हम कोल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास पाकिस्तान में इतने ज़खायर हैं कि हम 300 ईयर्स तक अपनी 1000 मेगावाट ईयरली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या है, अभी करंटली तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म फायदेमंद है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये जो कोयले से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाके एयर से मिलती हैं, जो एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को लूज करती हैं, क्वालिटी को कम तरीन करती हैं और इंसान के लिए हार्मफुल बनाती हैं, तो इनकी जो इफेक्ट्स हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो इसका तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और अगर शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म हमें फायदा है, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी और चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसकी दूसरी साइड पे हम देखें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, मतलब जो पानी से चलने वाली बिजली है, गो के उस पर अखराजात ज्यादा आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचें इसके जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम है। नेक्स्ट हमारे पास देखें यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमली से मुराद ये है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको इंतहाई मुतवाज़न तरीके से या इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ताकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी लाइफ जो है अफेक्ट ना हो सके। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखें जो डिसीजंस हैं वो, अब यहाँ पे देखें एक साइड पे प्रोडक्शन हो रही हो, एक साइड से हम कोई चीज डेवलपमेंट कर रहे हो, और दूसरी साइड से इंसान की उसी चीज की डेवलपमेंट की वजह से इंसान की जो तबीयत है या इंसान की जो हेल्थ है उस पर डिजास्टर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हो, तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। मींस की जो सस्टेनेबल या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है उसमें जितने भी डिसीजंस या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं उनमें इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को लाजमी मद्देनजर रखना है। उसके बाद देखें इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ may necessitate a decrease in resource consumption। ठीक है, अब देखें हम रिसोर्स कंजम्पशन को डिक्रीज कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। कैसे?
फॉर एग्जांपल आजकल ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं और यही फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारी एटमॉस्फेयर में जाकर एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं और जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहे हैं, हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है। अगर हम इस चीज को कम कर दें, हम कोई इसका रिसोर्सेज जो है मतलब इसकी कंजम्पशन कम कर दें फॉसिल फ्यूल्स की, या इसका कोई अल्टरनेटिव हम मेथड देख लें, जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी है जो कि अनलिमिटेड है, तो हम अगर इसको कन्वर्ट कर दें सोलर एनर्जी पे और डिक्रीज कर दें फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन को, और इसी तरह जो बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है फॉर एग्जांपल कोल की बर्निंग को, तो इस तरीके से जो ह्यूमन क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, उसमें हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और ये कैसे होगा? डिसीजंस की मदद से। ओके, नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी आजकल के दौर में जो बजट्स होते हैं, जो हाईली प्रोफाइल जो उनकी एम्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो गवर्नमेंट के एम होते हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होता है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में जस्ट हमारी प्रोडक्शन से डिपेंड नहीं करता, ये इसमें हमारी जस्ट प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसमें सस्टेनेबिलिटी या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी लाजमी मौजूद होती है। नेक्स्ट है स्मार्ट ग्रोथ। मींस कि हमने स्मार्ट ग्रोथ की तरफ जाना है। स्मार्ट ग्रोथ से यहाँ पे क्या मुराद है? स्मार्ट ग्रोथ से मुराद ये है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट ऐसी हो कि उसका जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उन पे कोई हजार्डस इफेक्ट ना हो। मींस के बेशक वो ग्रोथ जो है वो कम हो, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं वो नहीं होने चाहिए। एनवायरनमेंट भी मेंटेन हो, सस्टेन हो और उसके साथ प्रोडक्शन भी हो रही हो। इक्वली हम इसको लेके चलें तो तब जाके हमारे पास स्मार्ट ग्रोथ होती है। एक और चीज, नेचुरल कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमसे रह गया है। नेचुरल कैपिटल क्या है? कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान, हमारे पास जो है जंगलात काफी ज्यादा हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास जंगलात नहीं होते, फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी अरेबिया और बाकी अरब इमारात हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल कैपिटल से मुराद है, जब नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं एज अ प्रोडक्शन, या फिर जब हम नेचुरल रिसोर्स को एज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूल यूज करते हैं, तो उस चीज को नेचुरल कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब जंगलात हैं, हम उनका कटाया कर रहे हैं, फर्नीचर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे मतलब मुराद ये है कि हम नेचुरल कैपिटल को यूज कर रहे हैं। तो हमें नेचुरल कैपिटल को भी स्मार्ट ग्रोथ के तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि जितना हम दरख्त काट रहे हैं उसके मुतबादिल हमें उतनी ही एफोरेस्टेशन भी करनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट हम आते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी या फिर ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे देखिए जितना भी इसमें हम डील करते हैं ह्यूमन कैपिटल को डील करते हैं कि जो हमारे आज के डिसीजंस हैं, कल को उनकी जो सेहत है, हमारे हेल्थ है, वाटर रिसोर्सेज हैं, इन पे जो है वो क्या इफेक्ट पड़ सकता है जो आज हम डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज देखें, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में भी डिसीजंस थे जिसमें हमने कहा था कि ये जो डिसीजंस हैं ये लॉन्ग टर्म होने चाहिए। यहाँ पे भी डिसीजंस हैं। अब ये जो डिसीजन होने चाहिए ये बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आज जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो वाटर स्कैर्सिटी से गुजर रहे हैं, वाटर की कमी है, और कहा जाता है कि 2030 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो डिजर्टिफाई हो जाएंगे, उनमें से पानी खत्म हो जाएगा, इंतहाई शदीद किल्लत होगी पानी की, और खास तौर पर ड्रिंकिंग वाटर। और आज भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में 90% लोगों को साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, साफ पीने का पानी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल के साथ डील करती हैं, इनका डायरेक्टली इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे और ह्यूमन पॉवर्टी पे। ओके, नेक्स्ट देखें इसमें ह्यूमन राइट्स। मींस के ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए और इन्वायरमेंटल लॉ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सारे डिसीजंस लेने हैं जिससे हमारी जो सोसाइटी है उसकी बेटरमेंट हो सके, उसकी जो कास्ट है वो आने वाली जनरेशंस को ना अदा करनी पड़े जो आज के हमारे डिसीजंस हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। हमने इन सारे जो हमारे पास प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये पब्लिक इन्वॉल्वमेंट क्यों होनी चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए पॉवर्टी मींस इसको नेक्स्ट वीडियोस में हमने पॉवर्टी भी डिस्कस की हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी की हुई है। पॉवर्टी से मुराद ये है कि जब इंसान को उसकी जरूरियात की चीजें ना मिले और उससे वो निजी जिंदगी गुजार रहा हो तो इसे पॉवर्टी कहते हैं। या फिर $1.19 से उसकी इनकम पर डे के हिसाब से कम हो, उसे पॉवर्टी कहते हैं। मुख्तलिफ डेफिनेशन है पॉवर्टी की।
अब यहाँ पे देखें कि जो लोग पॉवर्टी से नीचे जिंदगी गुजर कर रहे होते हैं या पॉवर्टी लाइन से नीचे, तो उनकी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और असल तबका वही होता है जो अफेक्ट हो रहा होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्योंकि उनकी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिनकी वजह से उनके जो डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जा सकते, उनके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस और उनके लिए बेहतरीन डिसीजंस है वो नहीं लिए जा सकते, क्योंकि उनकी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेहतर डिसीजंस के लिए, बेहतर सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए और ह्यूमन कैपिटल के लिए जरूरी है कि यहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन हो। उसके बाद देखें नेक्सस बिटवीन पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिके। अब पॉवर्टी और एनवायरमेंटल डिके के दरमियान नेक्सस क्या है? जितनी पॉवर्टी ज्यादा होगी उतना एनवायरमेंटल डिके ज्यादा होगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसी तरह जितना एनवायरमेंटल डिके ज्यादा होगा उतनी पॉवर्टी पे असर पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रूरल सेटलमेंट्स हैं आजकल, तो वो पॉवर्टी की वजह से तबाह हो चुकी है। ठीक है, और इसी तरह जो एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर डिके हुआ है रूरल एरियाज का, उसकी वजह से वहां के जो सेटलमेंट है, वहां के जो लोग हैं वो ज्यादातर अर्बन मतलब शहरों की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज हैं उनमें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मींस दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चाहिए कि हमने इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जो ह्यूमन कैपिटल है इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सस्टेनेबल कॉलोनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबल पॉवर्टी लेवल, हमने पॉवर्टी लेवल को भी साथ साथ अब ग्रूम करना है और साथ साथ हमने एनवायरमेंटल को भी ग्रूम करना है। वो एक फिलॉसफर है, वो कहते हैं कि अकेले आप पॉवर्टी को अकेले कंसीडर कर सकते हो, लेकिन पॉवर्टी की बेटरमेंट के लिए या पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए विदाउट एनवायरमेंटल डिके को कम करना इंतहाई इम्पॉसिबल है। मींस के पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए जरूरी है कि एनवायरमेंटल डिके को भी रिड्यूस किया जाए। दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसी तरह सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने कहा था कि या तो उनकी कंजम्पशन इतनी कम हो कर दी जाए ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए नुकसानदेह ना हो, या फिर ऐसी कंजम्पशन की जाए साथ साथ हमने कंजम्पशन करें और साथ साथ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज को हम बिल्डअप करने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने जंगलात की एग्जांपल दी थी आपको। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन है हमारे पास एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। इंतहाई इंपॉर्टेंट है इंसानी, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, इंसानियत के लिए। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले जंगलात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस है इस पे। और क्लाइमेट चेंज में की जो वजह है उसमें सबसे बड़ी वजूहत डिफॉरेस्टेशन है। तो इस्लाम भी हमें देखें कहता है कि लगाओ शजर और पाओ अजर। तो इसके बारे में एक और पॉइंट क्या खूब कहता है कि कट गया दरख्त लेकिन तहल्लुक की बात थी, कट गया दरख्त लेकिन तहल्लुक की बात थी, बैठे रहे जमीन पे पंछी सारी रात। तो यहाँ पे देखें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने देखें हमारे पास दो चीजें हैं। हम देखें लिविंग विद इन और नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर नई जिंदगी गुजार रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मींस के हमारे पास देखें जंगलात हैं। ठीक है, हम प्रोडक्शन करते हैं, हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, हम एग्रीकल्चर को यूज करते हैं, हम वाटर को यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, उसी वाटर को यूज करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, डैम्स बनाते हैं, उसी वाटर्स को हम कैनाल्स के जरिए एग्रीकल्चर फील्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनके जरिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें फूड प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद हमारे पास एक सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल होता है जिसको हमने फॉलो करना है, किसके लिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। उसके बाद देखें लिव विद इन द लिमिटेशन ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, कि हमें जो है बायोफिजिकल एनवायरनमेंट की लिमिटेशन में रहना होगा। देखिए लिमिट, हर चीज की एक लिमिट होती है और प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है कि जब हम उसकी लिमिटेशन से इंक्रीज करते हैं। देखिए अब फिर मैं एग्जांपल दूंगा ओजोन लेयर की। जब एक लिमिट थी, एक लिमिट तक उसने, तो यहां पे हम बात कर रहे थे ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर देखें कि उसका काम क्या था, वो एक ऐसी नेचुरल लेयर थी जो कि अल्ट्रावायलेट
वायलेंट रेस को हम तक पहुंचने से रोकती थी। अब हुआ क्या, एक लिमिट तक वहां पे वो इसको चीज को रोकती रही, लेकिन जैसे जैसे जो O3 गैसेस हैं वो हवा में मतलब O3 जो गैस है जिससे ओजोन लेयर बनती है, अब जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की तादाद फिजा में हमारी एटमॉस्फेयर में बढ़ती रही तो इससे क्या होता था, ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती रही। और ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से क्या हुआ कि वो जो अल्ट्रावायलेट रेस थी वो हम तक पहुंचना शुरू हुई और जिससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हुई जो कि हार्मफुल इफेक्ट था इंसान के लिए और इंसानी जिंदगी के लिए। अब यहाँ पे देखें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है, इसके बाद जो है प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए प्री रिक्विजिट है इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है वो। विदाउट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं कर सकते और विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ हम जो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन नहीं रख सकते। अब यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज हमने इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली है, वी हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बना ली, पूरी दुनिया के पास इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास हर टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन खुदा ना खास्ता ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल में फ्लड्स आ रहे हैं, उन फ्लड्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस इकोनॉमी के साथ, जबकि हम जो एनवायरनमेंट की जो लिमिटेशंस हैं उसको कब कर चुके हैं। तो लिहाजा हमने जो एनवायरनमेंट की लिमिटेशंस हैं उनके अंदर रह के अपनी प्रोडक्शंस को जारी रखना है, स्मार्ट ग्रोथ हमने करनी है ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट ना पहुंचे और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए वो नुकसानदेह ना हो। उसके बाद देखें कि जो अमेरिका है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी वर्क कर रहा है। 1920 में जो अमेरिका है उसने काफी ज्यादा प्लांटेशन की और उसके बाद 1930 में मैनेजिंग ऑफ सॉइल स्टार्ट की, मतलब कि जितनी भी जमीन थी उसको इस तरीके से मैनेज किया ताकि वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर सके, ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन में कमी हो सके। तो इसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास एक ग्राफ है, जिस ग्राफ में हम देख सकते हैं हम रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी का, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब सोशल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगी तब जाके हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्विटेबल, और इसी तरह जब सोशल सस्टेनेबिलिटी होगी और एनवायरमेंटल होगी तब हम जाके इसको कह सकेंगे दिस इज बेयरेबल, और जब इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक दोनों होंगी तब हम जाके कह सकते हैं कि वायबल है, और जब ये तीनों होंगी सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक तब हम कह सकते हैं यस दिस इज अ स्टेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी मौजूद है। वी आर वर्किंग विद इन द लिमिटेशंस ऑफ एनवायरनमेंट, हम जो एनवायरनमेंट की लिमिटेशंस हैं, बायोफिजिकल लिमिटेशंस, उनके अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, एंड वी कैन से दैट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर आवर जनरेशंस, कि हम अपनी जनरेशंस के लिए जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। फिर हम कह सकते हैं वी आर नॉट अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी एबिलिटीज के साथ हम अफेक्ट नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें थी, तो ये हमारे पास डायमेंशंस थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आज हमारे पास ये लेक्चर था। फर्दर लेक्चर के लिए हमारे पेज को जरूर विजिट करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।